हेलो मेरी बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। तो आज हम मिल रहे हैं फिर से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लास्ट पार्ट के साथ। इससे पहले 2 पार्ट्स आप लोग देख चुके हो और अब आज के पार्ट में आप मेनली जो भी न्यूमेरिकल हैं बेसिकली सारे वो पढ़ लोगे। कितने कितने टाइप के न्यूमेरिकल आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इंग्लिश बाबा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए englishbaba.eb हमारी आईडी है और कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है, कभी भी कॉल कीजिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में आंसर भी दिया। तो सबका अगर मैं रिप्लाई नहीं भी कर सकती है ना, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के अंदर तुम्हें इसका आंसर दे दिया जाए। तो क्वेश्चन ये था कि अगर कार में ट्रैवल करते टाइम हमने सीट बेल्ट लगा रखी है और सडनली अगर जो कार है वो इमरजेंसी ब्रेक लगा के रुक जाती है, तो जो पर्सन आगे फ्रंट सीट्स पे बैठे होते हैं वो एकदम से फिर भी वॉयलेंटली आगे नहीं गिरेंगे और अपने आप को इंजर होने से बचा लेते हैं, है ना। तो इसमें कौन सी लॉ लग रही है? तो इसका राइट आंसर जो था वो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको याद होगा तो उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि उसके पास एक इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो जिस भी फॉर्म में, जिस भी, चाहे वो रेस्ट में है, रेस्ट फॉर्म में है, चाहे वो मोशन में है, वो अपनी उसी स्टेट के अंदर रहने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर एक ही कॉन्सेप्ट है जो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या? सबसे पहले तो आपको टर्म कंजर्वेशन पता होना चाहिए क्या होता है। सबको पता है कंजर्वेशन टर्म का मतलब होता है बचाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को बचाना। तो यहाँ पे आपको जो कंजर्वेशन दिखा रखा है वर्ड का मतलब सेम है। अब मोमेंटम को रोक बचाना, ठीक है, मोमेंटम की सेविंग इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा दिख रहा है, देखिए, इफ़ 2 और मोर ऑब्जेक्ट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर विद नो एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से उनको कोई अलग से फोर्सेस नहीं लगाई जा रही, ठीक है, देयर फाइनल मोमेंटम रिमेन्स सेम एज इनिशियल मोमेंटम। उनका जो फाइनल मोमेंटम होगा और जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो सेम होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स, अगर हम एग्जांपल में ले रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट्स, अगर पहले कोलिजन के पहले जो उनका मोमेंटम होगा वही मोमेंटम उनका कोलिजन के बाद होगा, क्योंकि उनको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही जिससे किसी की एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ जाए, ठीक है। तो जो उनकी खुद की फोर्स है वही फोर्स रहेगी। और आपको याद होना चाहिए, मोमेंटम आपने जो भी पढ़ा है सब कुछ आपको याद आ जाएगा इसके अंदर फिर से। चलिए इसको पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट्स दिखा रखी हैं। एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास है m1, एक ऑब्जेक्ट बी है जिसका मास है m2, ठीक है। अच्छा, इसी में आपको याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो कोलिजन से पहले की बात कर रहे हैं, कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट्स को हमने थोड़ा थोड़ा दूर दूर दिखाया है, ये है बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मास m1 है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो है u1, और b जो है उसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है u2। अच्छा, जब कोलिजन हो रहा होगा आपको ये सिचुएशंस दिखानी है, और जब कोलिजन हो चुका होगा, आफ्टर कोलिजन, आपको पता है कि वेलोसिटीज़ बदल जाती हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होती है। तो हमने बस उसमें फ़र्क दिखाने के लिए क्या रखा कि मास तो वही है m1 m2, बस वेलोसिटी को लिख दिया हमने यहाँ पे v1 v2। तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ध्यान से सुनते जाना। अच्छा, हमने क्या लिख दिया कि सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि u1 v1 को इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मान लो, u2 v2 को भी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मान लो, ए की और बी की रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं हमने इनको टी टाइम के लिए कांटेक्ट में रखा, ये हो गया यहाँ पे इनका कांटेक्ट में आना। तो अब चेंज इन मोमेंटम, आप सबको पता है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। सॉरी, चेंज इन मोमेंटम की बात पहले बाद में करेंगे, पहले सिंपल मोमेंटम पढ़ते। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे अब चेंज इन मोमेंटम टर्म अगर हम पढ़ेंगे तो हम वही मास इनटू वेलोसिटी को लगाएंगे, लेकिन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी दिखाना भी तो ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ए के लिए अगर हम लिखेंगे तो ए का हो गया मास m1, और वेलोसिटी का चेंज कितना हो रहा है उसका, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी, मतलब v1 से u1 जो आपको दिखाना है, मतलब जो दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको पार्टिकल b के लिए जब लिखना होगा मोमेंटम तो आप क्या लिखोगे, m2 v2 माइनस u2। ये चेंज इन वेलोसिटी v1 माइनस u1 चेंज इन वेलोसिटी किसका है, a पार्टिकल का,
और v2 माइनस u2 किसका है, b पार्टिकल का। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, ड्यूरिंग द कॉलिजन लेट a इम्पार्ट एन एवरेज फोर्स इक्वल टू एफ बी ए ऑन b। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि जो a पार्टिकल है वो b के ऊपर फोर्स लगा रही है, कितनी, एफ बी ए, ठीक है। और जो b है वो भी एवरेज वेलोसिटी लगा रही है a के ऊपर, वो कितनी है, एफ ए बी। बस आपको ये याद रखना है कि जो हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है, क्या था उसमें, फोर्सेस जो होती हैं वो इक्वल होंगी, बस ऑपोजिट डायरेक्शन होती है इसकी। तो बस आपको यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। ये देखिए, एफ बी ए इक्वल होगी एफ ए बी के, बस नेगेटिव साइन आगे लगा दिया क्योंकि ऑपोजिट वो डायरेक्शंस के अंदर है, ठीक है। तो जब आपको एफ बी ए और एफ ए बी को कम्प्लीटली उसको लिखना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन की फॉर्म में, तो आप लिखोगे एफ बी ए को लिखोगे m2 इंटू ए टू, क्योंकि ये b के ऊपर लग रही है, तो आप b वाले सारे पार्टिकल्स के अंदर, जो b पार्टिकल के अंदर जो मास होगा, जो b पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी, वो लिख दोगे। टाइम ध्यान रखिएगा, t ही है, टाइम सेम रहेगा। तो m2 इंटू ए टू को हमने यहाँ लिख दिया v2 माइनस u2, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसी तरह से एफ ए बी को लिख दिया m1 इंटू a1, मतलब m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। और ये जो v1 माइनस u1 अपॉन टी है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी एफ बी ए इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ ए बी, उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना। और जो हमने यहाँ पे एफ बी ए एफ ए बी की जो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे निकाली हैं प्रॉपर, उसको उस इक्वेशन में पुट करने के बाद वो ऐसी दिखेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, कैंसिलिंग टी ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों में टी जो है वो सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हम जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो ये मिलेगी, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है ये, जो भी आपको फोर्स दे रखी है, जो भी मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल कंजर्व हो रहा है, मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा। सो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। आप फिर इसको समझिए, देखिए, जब आप उसको टी को कट कर दोगे तो यू वाली टर्म्स को एक साथ लिख दोगे। अब ये यू वाली टर्म्स एक साथ लिखने का मतलब क्या है कि पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों के मोमेंटम, ठीक है, बिफोर कोलिजन, मतलब जब उनकी इनिशियल वेलोसिटीज उनके पास थी, और पार्टिकल ए और पार्टिकल बी का आफ्टर कोलिजन जो उनका फाइनल वेलोसिटी के साथ बना, वो दोनों क्या आ रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल। सो ये हो गया हमारा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझ में आ गया? अरे बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इन रॉकेट फ्यूल इज बर्न्ड ड्यू टू विच गैसेज आर इजेक्टेड डाउनवर्ड्स। देखिए, आपको बात ये वाली याद रखनी है कि बिफोर कोलिजन या जो भी, मतलब आप जिसकी भी बात कर रहे हो, कंजर्वेशन मोमेंटम की रहनी चाहिए, ज़रूरी है। तो अगर ऑपोजिट, अगर कोई चीज़ को बर्न कर रहे हैं हम, तो उसका ऑपोजिट हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो फ्यूल के, अगर रॉकेट के अंदर फ्यूल बर्न नहीं होगा तो पहली बात तो रॉकेट उड़ेगा ही नहीं, फ्यूल की ज़रूरत उसके अंदर है। तो जो फ्यूल का बर्न होना है, उसका जो हमें बैकवर्ड जो डायरेक्शन में हमें जो दिखाई देता है वो गैसेस दिखाई देती हैं। जैसे ही रॉकेट ऊपर जाता है फ्यूल बर्न होते ही, वैसे ही हमें गैसेस नीचे की तरफ डाउनवर्ड हमें आती हुई दिखाई देती हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर फ्यूल इन जेट प्लेन बर्न्स। अब जेट प्लेन है, जो एयरप्लेन जो होते हैं जो उड़ते हैं, उसमें भी फ्यूल बर्न होता है, वो भी बर्न होता है, तो पीछे से जो गैसेस हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन से इजेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन हो रही है, प्लेन आगे की तरफ उड़ता है। समझ गए? आपको इस पिक्चर में ध्यान से देखना है कि प्लेन फॉरवर्ड जा रहा है तो एयर जो है वो बैकवर्ड जा रही है ना। एयर अगर नीचे की तरफ है तो प्लेन ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ये विंग्स हैं, ये प्लेन की आगे की इसकी जो डायरेक्शन हो गई, और ये एयर की पीछे की डायरेक्शन होगी। तो मतलब सब कुछ इक्वल ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है। मतलब थर्ड लॉ को लगाते हुए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक पहुँचे थे, तो बस उसी को अप्लाई करते रहना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल।
फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, हाउ मच नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1000 kg कार एट 4.00 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आपसे वो फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आपको उसने क्या बोल रखा है कि एक्सेलरेशन भी दे रखी है, आपको उसका मास भी दे दिया। आपको सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। कुछ भी नहीं करना है यार, बस फॉर्मूला लगा दो, m इंटू ए 1000 इंटू 4 दैट इज़ 4000 n। ये दो बार लिख गया है, इसको आप एक ही बार समझना, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे दो बार लिखा गया है। तो 4000 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन क्या होता है, फोर्स का यूनिट। तो आपको ये वाली चीज़ यहीं तक, ये वाली चीज़ रखनी है बस, ठीक है। 4000 न्यूटन आपका आंसर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इफ़ अ नेट फोर्स ऑफ 7 न्यूटन वॉज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन 400 ग्राम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रेज इट्स वेलोसिटी टू 80 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझना। इसने बोला कि अगर 7 न्यूटन फोर्स नेट लगाई जा रही है कॉन्स्टेंटली, किसके ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका जो मास है वो है 400 ग्राम, जो कि रेस्ट पे है, तो कितनी देर लगेगी उसको, कितनी देर लगेगी अपनी वेलोसिटी को रेज करने के लिए, कब कहाँ तक, 80 मीटर पर सेकेंड तक। तो आपको क्या क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, आपको मास गिवन है। मास को ध्यान रखना, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, एक्सेलरेशन, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। अब ये कैसे आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहीं से आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लिया, f अपॉन एम, ठीक है। तो ये आपने पुट कर दिया, f की वैल्यू को 7 और m की वैल्यू को 0.4, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगी 17.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान रखो कि वो रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट, तो u हो गया 0, और कहाँ तक उसकी वेलोसिटी को हमने देखना है, 80 मीटर पर सेकेंड। तो बस आपने यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाई। याद रखना, जो मोशन चैप्टर है वो इसके अंदर थोड़ा बहुत लिंक करता है, तो हमें उसको यूज़ करना पड़ता है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। यहाँ से आपको टाइम निकालना है, क्योंकि उसने पूछा है कितनी देर में, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए। तो ये आपने पुट कर दी, v की वैल्यू 80, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 17.5। सॉल्व करने पे आपका टाइम निकल जाएगा 4.57 सेकेंड्स, ठीक है। ध्यान रहेगा, सेकेंड्स हमेशा, अगर सारा कुछ सेकेंड में है तो सेकेंड्स में ही टाइम निकलेगा, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ड्राइवर एक्सेलरेट्स हिज कार फर्स्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक जो ड्राइवर है वो पहले तो अपनी कार को एक्सेलरेट कर देता है, किस रेट पे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, और फिर वो किस रेट पे एक्सेलरेट कर रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। कैलकुलेट द रेशो ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द इंजन्स। अब वो बोल रहा है कि कितनी रेशो होगी उनकी फोर्सेस की जो इनके इसके इंजन में होगी, ठीक है। तो भाई आपको ध्यान से, उसने बोला कि एक ही कार की बात हो रही है, तो मतलब मास तो सेम ही रहेगा। तो F1 का फॉर्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा m इंटू A1, F2 का फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू A2। जब आप इन दोनों की रेशो निकालोगे तो F1 अपॉन F2 करोगे, मास से मास कट हो गया, A1 अपॉन A2, और A1 अपॉन A2 की वैल्यू पुट कर दो, कितना बना, 4 अपॉन 8, क्या बन गया, 1:2, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 0.2 kg, ठीक है, ये 0.2 kg है, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल गए मैम इतनी इंग्लिश में, आप बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक हॉकी बॉल है जिसका मास है 0.2 kg, वो कितनी स्पीड पे या कितनी वेलोसिटी पे चल रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। इज स्टक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ। अब उसको हॉकी स्टिक से जो स्ट्रक किया गया, हिट किया गया, ताकि वो अपनी ओरिजिनल पाथ पे वापस जाए, और कितने वेलोसिटी पे जाए, 2 मीटर पर सेकेंड पे। अब वो क्या कह रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालो बस तुम, ठीक है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक, ठीक है, कि कितना उसका चेंज इन मोमेंटम हुआ। अब आपको यार सबको पता है चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो क्या होगा,
जो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आए हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे। मास तो सेम ही रहेगा, तो m इंटू वी माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो आपने पुट की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है 0.2, v की वैल्यू कितनी है -2, अच्छा, और u की वैल्यू कितनी है -10। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना बन जाएगा -2.4 kg/s²। अब देखिए ध्यान से, तुमने सोचा मैम ये माइनस माइनस क्यों लगा रहे हो यहाँ पे, क्योंकि हमने जो उसको हिट किया था, वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन बदल गई, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ हॉकी बॉल आफ्टर इट स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक। ठीक है, क्योंकि हमने उसको हिट करने के बाद उसकी डायरेक्शन को भी तो बदल दिया, तो डायरेक्शन बदल रही है तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी ऑफ मास 25 kg हैज़ अ मोमेंटम ऑफ 125 kg/s²। अब ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे मोमेंटम दे रखा है 125 kg/s², kg/s उसका यूनिट होता है। मास दे रखा है बॉडी का 25 kg। क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं आपको, वो वेलोसिटी निकालने के लिए। तो सबको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला है, उसके अंदर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोमेंटम अपॉन मास। पुट करोगे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा, इजी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सारे निकाल दिए हैं। बस कुछ क्वेश्चंस की वैल्यूज़ बदल के कैसे भी फॉर्म में थोड़ा सा अलग से ट्रिकी वे में आ जाएगा, जो आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर/s टू 8 मीटर/s इन 6 सेकेंड। आपको उसने दे दिया एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 100 kg। ठीक है, अच्छा, वो एक्सेलरेटेड हो रहा है यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी कितनी बदल रही है उसकी 5 मीटर/s से 8 मीटर/s, और कितने टाइम में 6 सेकेंड में। ठीक है, टाइम दे दिया आपको, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दे दिया आपको, मास दे दिया आपको। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको वो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए बोल रहा है ऑब्जेक्ट का, और फिर आपसे वो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब टोटल फोर्स निकालो, कितनी फोर्स लग रही होगी उस पर। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। देखिए, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इनिशियल मोमेंटम क्या है और फाइनल मोमेंटम क्या है। इनिशियल मोमेंटम जब बोला जाएगा तो आपको इनिशियल वेलोसिटी का यूज़ करना है, फाइनल मोमेंटम बोला जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी का यूज़ कर देना है। तो हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए आप लिखोगे P1, फाइनल के लिए लिखोगे P2। इनिशियल मोमेंटम में आपको u यूज़ करना है, फाइनल के अंदर v यूज़ करना है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आपके पास इनिशियल मोमेंटम आ रही है 500 kg/s और यहाँ आ रही है 800 kg/s। तो अब आपको निकालनी है फोर्स कितनी लग रही है। तो फोर्स क्या होता है, कितने मतलब मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, राइट। तो आपने दोनों मोमेंटम्स की वैल्यू पुट की, टाइम आपको 6 सेकेंड दे रखा है, कितनी फोर्स हो गई 500 न्यूटन। आ गया समझ में, क्यों नहीं आएगा भाई, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा चलिए बढ़ते हैं अब जो आज का हमारा क्वेश्चन है उस पे, जो कि तुमने इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपके सारे टाइप के न्यूमेरिकल मैं करवा चुकी हूँ, बस इसको देखिए और इसका आंसर मुझे ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। और आपका ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म। कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। एक रॉकेट दे रखा है, बहुत सारी उसमें से गैसेस निकल रही हैं कंबशन ऑफ फ्यूल की वजह से। उसको अलाउ किया गया है ताकि वो एस्केप कर सके इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या, गैसेस। तो अब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है टेक ऑफ के टाइम पे, तो वो आपको आंसर में लिख देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।